हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकिता। मैं आपको नोट्स और प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड कराती हूँ। प्रैक्टिकल्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ फाइल के फॉर्मेट में, और आपकी नोट्स की प्रॉब्लम थी तो वो मैं अब आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ। देखिए, आज के नोट्स हैं आपके क्लास 10th के। चैप्टर नंबर है 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आपको इन नोट्स की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और आपको अदर चैप्टर्स के भी नोट्स चाहिए या फिर प्रैक्टिकल्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहाँ आपको नोट्स और प्रैक्टिकल्स दोनों ही मिल जाएंगे। और मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इससे अलग भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो वीडियो है ये है आपके नोट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपको नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल 118 एलिमेंट्स हम आज के टाइम में जानते हैं, और बहुत सारे अटैम्प्ट भी हुए हैं एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन जो फाइनल अटैम्प्ट था वो था हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। और लेकिन जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो था डॉवर्नियर्स ट्रेड्स का। तो डॉवर्नियर्स ने क्या क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट्स की, वो पढ़ लेते हैं। देखिए, ट्रेड्स का मीनिंग क्या है। जब 3 एलिमेंट का ग्रुप बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। तो डॉवर्नियर्स ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनता है। तो जो 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप होगा वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट ये बोला था उन्होंने कि जो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, उसके इक्वल आएगा जब हम इसका लिथियम का और पोटेशियम का मीन निकालेंगे। मीन्स अब आपने क्या किया, लिथियम का एटॉमिक मास ले लिया और पोटेशियम का एटॉमिक मास ले लिया। इन दोनों का जब आपने मीन निकाला हो गया 23। तो 23 किसके इक्वल है, ये बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल है। ओके, तो सेकंड पॉइंट ये था, जब आप फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। ओके, तो उन्होंने 3 ट्रेड्स दी थी। ये तो है आपकी एल्कली मेटल ग्रुप की ट्रेड। दूसरी ट्रेड थी उनकी एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप की, जिसमें थे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 और बेरियम का है 137। जब आप इसका मीन निकालोगे तो वो नियरली इक्वल आएगा स्ट्रोंटियम के। और एक था ट्रेड हैलोजन ग्रुप का, जिसमें थे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब आप क्लोरीन का एटॉमिक मास लेंगे 35.5 और आयोडीन का एटॉमिक मास है 127, और जब इन दोनों का आप मीन निकालोगे वो नियरली इक्वल आएगा ब्रोमीन के। ओके, तो ये 3 ट्रेड्स थी डॉवर्नियर्स की। लेकिन एक टाइम बाद डॉवर्नियर्स की भी क्लासिफिकेशन फेल हो गई थी। क्यों फेल हुई थी, देखिए, सिर्फ 3 ही ट्रेड उस टाइम पे बन पाई थी एलिमेंट्स की, और जो अदर एलिमेंट्स थे वो किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेड नहीं बना रहे थे। तो जब एलिमेंट्स की ट्रेड ही नहीं बन रही थी तो ये डॉवर्नियर्स की जो क्लासिफिकेशन थी वो फेल हो गई थी। उसके बाद आया था न्यूलैंड्स का अटैम्प्ट। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से हम जानते हैं। न्यूलैंड्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो जो 8th एलिमेंट है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीटेशन करेंगी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ का। ये आप अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से। देखिए, हाइड्रोजन है आपका फर्स्ट एलिमेंट और फ्लोरीन है आपका 8th एलिमेंट। तो जो फ्लोरीन यानी कि 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीटेशन करेंगी फर्स्ट यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ का, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन न्यूलैंड्स की जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स के लिए वो भी फेल हो गई थी। कुछ बातों का वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। ठीक है, वो क्या पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। सेकंड पॉइंट ये था कि जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रही थी। थर्ड पॉइंट ये था कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल दोनों को एक ही स्लॉट में रख दिया था, लेकिन वो इसका रीज़न क्लियर नहीं कर पाए थे कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में क्यों रखा है, क्योंकि कोबाल्ट और निकल एलिमेंट दोनों ही की ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी था कि आयरन को उन्होंने कोबाल्ट और निकल से दूरी पर रखा हुआ था, लेकिन आयरन की प्रॉपर्टीज़ तो मैच करती हैं कोबाल्ट और निकल से, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे इस चीज़ के लिए कि उन्होंने आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूरी पर क्यों रखा हुआ है। ओके, तो इन्हीं कारणों की वजह से जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो फेल हो गया था। उसके बाद अटेम्प्ट था
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देखिए इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था। पीरियोडिक फंक्शन जो था वो था एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ का। पीरियोडिक फंक्शन से जो पीरियोडिसिटी होती है, देखिए पीरियोडिसिटी पहले आप समझ लीजिए पीरियोडिसिटी क्या होती है कि देखिए पीरियोडिसिटी में एक टाइम बाद जो है एलिमेंट्स जो है रिपीटेशन करते हैं अपनी जो पहले के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन करते हैं जब हम उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो मीन्स एलिमेंट्स हैं, आपने उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो एक टाइम बाद ज़रूर रिपीट होंगी, उसे ही हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही उनकी टेबल में भी हो रहा था जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, तो उनके टेबल में मेंडलीव्स की जो टेबल थी उसमें 7 पीरियड्स थे जो कि हॉरिजेंटल रोज थी और 8 ग्रुप्स थे जो कि वर्टिकल कॉलम्स थे। ठीक है, 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन किन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग किया था? फर्स्ट उन्होंने लिया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, और सेकंड था कि जो उन्होंने टेबल बनाई थी उसमें जो ग्रुपिंग जो थी वो उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो करती थी। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनकी ग्रुपिंग में, जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे उसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी शो हो रही थी, ये था। और उन्होंने एक बात और बोली थी, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उन्होंने कुछ जो है जगह छोड़ दी थी और उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो मेरी छोड़ी हुई जगह पर ही प्लेस किए जाएंगे। और उन्होंने उनका नाम भी बता दिया था, इका बोरोन, जो कि डिस्कवरी के बाद क्या था, स्कैंडियम। एक था इका एल्यूमिनियम और था इका सिलिकॉन। तो इका एल्यूमिनियम का नाम है गैलियम और इका सिलिकॉन का नाम है जर्मेनियम। अब मेरिट्स क्या थी मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन की? देखिए उन्होंने प्रेडिक्ट पहले ही कर दिया था डिस्कवरी से पहले ही कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो कि हुए भी थे, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, जो कि मेरी इस टेबल में मेरी छोड़ी हुई जगह पर प्लेस किए जाएंगे। दूसरा उनका प्रेडिक्शन ये था कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी टेबल में उनको हम उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकते हैं। जो वेरियस एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टडी हम उनकी पोजीशन देखकर भी कर सकते हैं। और थर्ड जो था उनका प्रेडिक्शन वो ये था कि उन्होंने एक जीरोथ ग्रुप बनाया था नॉन डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो मेरी टेबल को बिना डिस्टर्ब किए ही वो जीरोथ ग्रुप में पुट कर दिए जाएंगे। तो आने वाले टाइम में जो है नोबल गैसेस डिस्कवर हुई थी जो कि 18 एलिमेंट है। ठीक है, 18 ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं वो सब किस में रखे गए थे? जीरोथ ग्रुप के ही एलिमेंट हैं। ठीक है, जीरोथ ग्रुप किसके लिए था? नोबल गैसेस के लिए था। उन्होंने ये प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया था। लेकिन मेंडलीव्स का जो लॉ था वो भी फेल हो गया था। वो क्यों हो गया था? देखिए उन्हें जानते हैं, वो आइसोटॉप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, और कोबाल्ट और निकल का उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर में प्लेसमेंट किया था। ठीक है, तो कोबाल्ट और निकल की जो पोजीशन है उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो ये नहीं बता पाए थे कि उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कोबाल्ट और निकल की प्लेसमेंट क्यों की है। थर्ड, वो ये भी नहीं बता पाए थे कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। ये तो थे सारे अटैम्प्ट्स जो कि एक के बाद एक होते गए, लेकिन किन्हीं लिमिटेशंस यानी कि किन्हीं चीज़ों की एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से वो फेल हो गए। लेकिन लास्ट आया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट्स का उसी के अकॉर्डिंग हम आज स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे पीरियोडिक टेबल में, ना कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या था? वो ये था कि हम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रेडिक्ट कर सकें उनकी पोजीशन के बेस पर। पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन के बेस पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का प्रेडिक्शन कर सकें, ये था मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस। पीरियोडिसिटी वही है जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं एक ऑर्डर में, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होंगी ही कुछ पीरियड के बाद, मतलब एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होनी ही होनी है और इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं।
एनोमोलॉज जो थी, ठीक है, एनोमलीज जो थी यानी कि जो लिमिटेशंस थी मेंडलीव्स की, उनकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से वो सभी जो लिमिटेशंस थी आपकी मेंडलीव्स की वो सभी क्लियर हो गई थी। उन्होंने जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट किया था तो उन्होंने बोल दिया था कि आइसोटॉप्स को हम एक ही ग्रुप में एक ही वन प्लेस पर ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि आइसोटॉप्स का जो है एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से हम एक ही जगह पर सेम ग्रुप में आइसोटॉप्स को पुट कर सकते हैं। ये उन्होंने आइसोटॉप्स की पोजीशन का एक्सप्लेनेशन दिया था। इनके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से आपको एक एक्सप्लेनेशन तो मिल गया, दूसरा एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गया था। देखिए उन्होंने जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट किया एलिमेंट्स का, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27 और निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो है 28। तो पहले प्लेसमेंट होगा कोबाल्ट का, उसके बाद प्लेसमेंट होगा पीरियोडिक टेबल में निकल का। ओके, तो थर्ड था हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के एक्सप्लेनेशन। उन्होंने हाइड्रोजन को टॉप पर और ग्रुप 1 में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ एल्कली मेटल से भी मैच करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ठीक है, और बहुत ही छोटा साइज़ भी है। लेकिन कंप्लीटली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, 100% प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर नहीं है एल्कली मेटल से। तो एल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है उसमें भी हम मतलब एल्कली मेटल्स के साथ हम हाइड्रोजन की स्टडी नहीं कर सकते। तो जब आप उस टेबल को देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो आपको हाइड्रोजन थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, आपको टॉप पर दिखाई देता है, ग्रुप 1 में दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा हटा हुआ होता है, मीन्स वो अकेला रखा हुआ है टॉप पर। ओके, सो हाइड्रोजन इज नेवर इंक्लूडेड इन एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स में तो हम उसे इंक्लूड नहीं कर सकते। जब हम एल्कली मेटल्स की स्टडी करते हैं तो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया गया? अकेला जो है उसे रखा गया, यानी कि टेबल में अकेला और टॉप पर रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। तो ये थे एक्सप्लेनेशन लिमिटेशंस जो थी पीरियोडिक लॉ उस टेबल की, जो कि थी मेंडलीव की। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें देखिए 7 पीरियड्स हैं जो कि हॉरिजेंटल रोज हैं और 18 ग्रुप्स हैं जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं पीरियड्स की और ग्रुप्स की, इसके बाद आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पीरियड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? देखिए जब हम लेफ़्ट से राइट की जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट से राइट साइड जाएंगे तो जो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ होंगे 1 से लेकर 8 तक। मीन्स सोडियम का कितना है 1, तो ये 1 बाय 1 इंक्रीज़ होंगे और ये 8 तक जाएंगे। एक ग्रुप मैंने ले लिया है आप, ताकि आपको मैं सभी प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, ठीक है, आप सभी की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ सकें। एक एक एग्जांपल लिया है एक ही ग्रुप का, ठीक है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? देखिए जब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो जो वैलेंसी होगी एलिमेंट्स की वो 1 से 4 तक तो इंक्रीज़ होगी, उसके बाद 0 की तरफ डिक्रीज़ करेगी। मीन्स 1 से 4 तक तो इंक्रीज़ करेगी किसी भी पीरियड में, उसके बाद वो डिक्रीज़ करेगी वैलेंसी। ओके, एटॉमिक साइज़ भी जो है वो डिक्रीज़ करता है जब हम लेफ़्ट से राइट साइड मूव करते हैं किसी भी पीरियड में। ओके, तो ये जो पीएम है ये है पिकोमीटर और 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻12 मीटर के। ओके, तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट से राइट साइड की जब हम मूव करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर की। जब हम लेफ़्ट से राइट साइड मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है एलिमेंट्स का वो तो डिक्रीज़ करता है, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। और बीच में आते हैं मेटलॉइड्स। और एक पॉइंट ये भी है कि हमें मेटेलिक कैरेक्टर से ये भी पता चलता है कि जो उनकी टेंडेंसी है एटम्स की पीरियड में, ये पीरियड की बात चल रही है, टेंडेंसी जो है एटम्स की इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वो लेफ़्ट से राइट साइड जाने पर डिक्रीज़ होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना वो कम कर देंगे और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लेना यानी कि एक्सेप्ट करना, उनका जो एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और लूज़ करने की जो क्षमता है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है केमिकल रिएक्टिविटी। तो देखिए केमिकल रिएक्टिविटी पहले तो डिक्रीज़ होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो है सोडियम की, उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। सिलिकॉन जो है लीस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद फिर से वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? सोडियम और क्लोरीन, और लीस्ट रिएक्टिव क्या है? सिलिकॉन। ओके, ये आपकी पीरियड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है बच्चों। और
नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? देखिए मेटल्स का तो होता है बेसिक नेचर और नॉन मेटल्स का होता है एसिडिक नेचर। तो जब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो थी आपकी पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और अब हैं आपकी ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए फर्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखिए ग्रुप फर्स्ट में कितने होते हैं? 1, ग्रुप सेकंड में 2। तो इसी तरह से मैंने सभी ग्रुप्स के जितने भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस ग्रुप में जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, और वैलेंसी भी देखिए, वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप की कितनी होती है? 1 वैलेंसी होती है, सेकंड ग्रुप की 2 होती है, लास्ट में देखिए ग्रुप 18 की जो वैलेंसी है उसमें कितने होते हैं? 0, क्योंकि इनकी जो ऑक्टेट होती है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की वो ऑक्टेट कंप्लीट होती है, इसी वजह से इनकी जो वैलेंसी है वो 0 होती है। ओके, और एटॉमिक साइज़ जो है वो जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाओगे तो वैसे वैसे ही आपका एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप। ओके, देखिए सबसे कम है लिथियम का, और लिथियम का देखिए कितना है? 152। और 152 से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखिए जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो ग्रुप फर्स्ट है और जो ग्रुप सेकंड है वो कैसे एलिमेंट हैं उसके? वो हैं मोनोवैलेंट। ओके, मेटालिक कैरेक्टर क्या शो होता है जब हम ग्रुप्स में स्टडी करते हैं? प्रॉपर्टीज़ की स्टडी। देखिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, और जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वो भी इंक्रीज़ होती है, और गेन करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मतलब मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एलिमेंट्स की वो भी डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप जाने पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग से भी मैंने लिखा हुआ है, ये आप सिर्फ ऑर्डर समझ लीजिए, ये होता क्यों है वो भी समझाऊंगी मैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो मेटल्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है, और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। और ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है उस पर जो है ग्रुप्स में कोई भी अफेक्ट नहीं होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है? देखिए कोई और मॉलिक्यूल है उसे अट्रैक्ट करने की, किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है एटम की उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और ये इंक्रीज़ होती है जब इंक्रीज़ होता है न्यूक्लियर चार्ज, और ये डिक्रीज़ होती है जब एटॉमिक साइज़ ग्रेटर होता है। मीन्स जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे ही डिक्रीज़ होगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ जो है इंक्रीज़ होता है। देखिए एटॉमिक साइज़ जो है इंक्रीज़ होता है, तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। ओके, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है वैसे ही ये इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये थे आपके नोट्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 के। ओके, तो आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको PDF नहीं मिल रही या फिर आपको प्रैक्टिकल्स नहीं मिल रहे, अदर चैप्टर्स के नोट्स नहीं मिल रहे, तो आप मुझे प्रॉब्लम बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स नाम से। ओके, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से आप अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, टेक केयर।